नमस्कार आप सभी को। तो आप सबकी मांग थी कि जो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनकी कुछ थ्योरी की क्लासेस या उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी बताए जाएं प्रश्नों के अतिरिक्त। तो उसी चीज़ की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। और आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूर्व में भी बनते रहे हैं और प्रश्न बनने की संभावना भी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। लगभग लगभग प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो वैदिक काल है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है बिहार के संदर्भ में, लेकिन फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, गुप्तोत्तर काल हो गया, इसके बाद दक्षिण भारत के जो कुछ राजवंश हुए हैं ये आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले एक एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो इतिहास से हो रही है, और इतिहास में भी प्राचीन भारत के इतिहास से हो रही है। और शुरुआत हम कर रहे हैं हड़प्पा काल से या हड़प्पा सभ्यता से। सबसे पहले बात आती है हड़प्पा सभ्यता है क्या, तो आपको बेसिक जानकारी होगी ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से यह एक है। और वर्ष 1921 में हड़प्पा के उत्खनन के साथ ही भारतीय सभ्यता मेसोपोटामिया एवं मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं की श्रेणी में सम्मिलित हो गई थी। इसने भारतीय गौरवशाली विरासत के पुरातात्विक प्रमाणों से पुष्ट किया है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहली बात यही पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। वर्ष 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा के उत्खनन हुआ, और उसी के साथ ही जो समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया थी, मिस्र जैसी प्राचीन जो सभ्यताएं थी, उसकी श्रेणी में जो है ये आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात आती है काल निर्धारण को लेकर, कि इस सभ्यता का काल निर्धारण किस आधार पे किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि जब बात आती है काल निर्धारण के बारे में, तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले बात आती है कि 1920 का जो आपने दशक देखा होगा, उसमें सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण मुख्य रूप से मेसोपोटामिया के उर एवं किस स्थलों से प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया जाता है। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है उसको विभिन्न, आप कह सकते हो कि विभिन्न कालों में बांटा जाता है। उसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है पूर्व हड़प्पाई चरण, और पूर्व हड़प्पाई चरण आप देख रहे होंगे लगभग 3500 से 2600 ईसा पूर्व, ठीक है। दूसरा इसमें जो चरण देखने को मिलता है उसको बोलते हैं परिपक्व हड़प्पाई चरण, और परिपक्व चरण की यदि हम बात करें तो लगभग आपको देखने को मिल रहा है लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलता है। और तीसरा आपका आता है उत्तर हड़प्पाई चरण, यह लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि यदि हम रेडियो कार्बन विधि के अनुसार बात करें तो इसका जो समय काल है, इसका जो विभाजन किया जाता है समय काल के आधार पे, वो 3 भागों में किया जाता है। पूर्व हड़प्पाई चरण, परिपक्व हड़प्पाई चरण, और तीसरा आपको देखने को मिलता है उत्तर हड़प्पाई चरण। तीनों के जो समय काल थे उनको आपने देखा, यह जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर बात आती है अगला जो समय काल का निर्धारण है। पहला तो हो जाता है रेडियो कार्बन विधि के अनुसार। दूसरा जो समय का निर्धारण होता है वो रेडियो कार्बन 14 या C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया जाता है। और इसमें हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि जब आप बात करते हो काल निर्धारण को, तो काल निर्धारण 2 प्रकार से प्रमुख रूप से किया जाता है। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हो, पहला आपने देखा रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार आपने देखा कि हड़प्पा को 3 कालों में हमने बांटा है, ठीक है, तीनों कालों के बारे में हमने देखा। और दूसरा जो आधुनिक तकनीक है जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन 14 या C14 जो तकनीक है, उसके अनुसार यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, और ये सबसे प्रमाणिक भी है, सबसे मान्य भी है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी, ये पूर्व में ही हमने बता दिया। तो ऐसे भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समयकालीन थी, तो वहां पे आपको इसको बताने की, इसको याद रखने की जरूरत है।
अब बात आती है विभिन्न विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है उसको अलग अलग बताया गया है। एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, वहां पे अलग तिथि है। कोई आपके पास स्टैंडर्ड बुक होगी, वहां पे आप देखोगे तो अलग तिथि देखने को मिलती है। तो इस तिथि के बारे में भी आपको पता होना चाहिए किसने कौन सा माना है। तो जॉन मार्शल की यदि हम बात करें तो इन्होंने बताया कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक की जो तिथि है ये हड़प्पा सभ्यता की तिथि है। फिर बात आती है अनरेस्ट मैके की। इन्होंने बताया कि 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व इसकी तिथि है। तीसरा देखने को मिलता है माधव स्वरूप वत्स। इनकी यदि हम बात करें तो इन्होंने बताया कि 3500 से लेकर 2500 के बीच ये देखने को मिलता है। तो इसी आधार पे अलग अलग समय काल लोगों ने बताया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि जब आप हड़प्पा सभ्यता की बात करते हो तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य जो तिथि है वो है क्या। तो वहां पे आपने देखा कि सर्वमान्य जो तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व की है, जो कि आधुनिक तकनीक है, जो कि आधुनिक C4 तकनीक के द्वारा बताया गया है। इसके बाद बात आती है खोज के बारे में, हड़प्पा से संबंधित खोजों के बारे में। तो सबसे पहला जो नाम आता है चार्ल्स मेसन का आता है, और आपको बता दें चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में, चार्ल्स मेसन द्वारा 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों के बारे में लिखा गया था। तो सबसे पहले लिखा किसने या किसके द्वारा सर्वप्रथम इसका वर्णन किया गया, किसने सर्वप्रथम इसको पहचाना, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों के बारे में लिखा था। फिर इसके बाद यदि हम बात करें आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि 1850 के दशक में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग मुल्तान एवं लाहौर के मध्य लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने में किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा साक्ष्य देखने को मिलता है कि 1850 के दशक में हड़प्पा की जो ईंटें थी उसका प्रयोग मुल्तान एवं लाहौर के मध्य लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने में किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। पुनः आगे बढ़ते हैं तो आगे देखने को मिलता है कि इसी क्रम में तीसरा जो फैक्ट देखने को मिलता है इससे संबंधित, तो इसी क्रम में नाम आता है सर जॉन विलियम ब्रंटन। इनको हड़प्पा के टीलों से कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षक जनरल एलेक्जेंडर कर्निंघम के पास भेज दिया था। ठीक है, कर्निंघम ने क्या किया, 1853 ईस्वी में तथा 1856 ईस्वी में हड़प्पा का दौरा किया, किंतु वह हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं जान सके। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, विशेष रूप से पीसीएस में पूछा गया है कि इनमें से कौन से थे जिनको सबसे पहले हड़प्पा के बारे में आप कह सकते हो हड़प्पा से संबंधित साक्ष्य मिले थे, वस्तुओं के साक्ष्य मिले थे, लेकिन वे इसके महत्व को समझ नहीं सके। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि बात हो रही है किसकी, बात हो रही है कर्निंघम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम आगे बढ़ें तो आपको देखने को मिलता है कि इतिहास की यदि हम देखें एक दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है, पहला आपका आता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास का वह काल जिसके संबंध में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। दूसरा है आर्द्र ऐतिहासिक। आर्द्र ऐतिहासिक की बात करें तो इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त तो होती है, लेकिन वह या तो पढ़ी नहीं गई है या वह उस समय ना लिखी जाकर बाद में लिखी गई है, तो इसको बोलते हैं आर्द्र ऐतिहासिक काल। ठीक है, और आर्द्र ऐतिहासिक काल में आप जानते हैं वैदिक काल और जो भी इस तरह के समय काल है उनको इसी में रखा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल में मतलब होता है कि इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा भी जा सका है, उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। और भारत में यह जो काल है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल प्रारंभ कब होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये प्रारंभ होता है। चलिए हम बात कर रहे थे खोजों के बारे में। तो खोजों के बारे में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एक नाम आता है हीरानंद शास्त्री। और हीरानंद शास्त्री ने हड़प्पा की बौद्ध स्थल से परे किसी पहचान की पुष्टि की थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हीरानंद शास्त्री ने ही बताया था
कि हड़प्पा जो है वो बौद्ध स्थल से अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखने को मिलता है भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल, पूर्व में मांटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीलों का पुनर्वेषण किया और यह एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता थी, ऐसा इन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं जब तो हमें देखने को मिलता है कि वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले की पहचान की थी। तो यहाँ पे दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं प्रमुखता, और ये दो नाम हैं, एक तो नाम आता है दयाराम साहनी का, दूसरा नाम आता है राखाल दास बनर्जी का। तो राखाल दास बनर्जी का संबंध है मोहनजोदाड़ो से, और राखाल दास बनर्जी के अतिरिक्त दयाराम साहनी की जब बात करें तो इनका संबंध है हड़प्पा से। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो राखाल दास बनर्जी का संबंध हो गया मोहनजोदाड़ो से, और दयाराम साहनी का जो संबंध है उसकी यदि हम बात करें तो हड़प्पा से उनका संबंध हो गया, और एक कई बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, काल निर्धारण के क्रम में, तो हमें देखने को मिलता है कि दयाराम साहनी तथा राखाल दास बनर्जी के प्रतिवेदनों के फलस्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल का ध्यान सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के महत्व की ओर आकृष्ट हुआ था। इस प्रकार हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी तथा राखाल दास बनर्जी द्वारा कराए गए उत्खननों के फलस्वरूप हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 24 सितंबर की तिथि आती है, वर्ष 1924 की बात होती है, को सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा की। तो ये तो हो गया काल निर्धारण कि किस प्रकार से काल निर्धारण किया गया। अब बात आती है नामकरण। इसका नामकरण कहीं आप देखते हो हड़प्पा सभ्यता, कहीं आप देखते हो सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं आप पढ़ते हो सिंधु सभ्यता। तो इसके पीछे क्या कारण है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई होने के कारण इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता किया गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, इसीलिए इसका नामकरण जो है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। प्रारंभ में यदि हम बात करें तो इस सभ्यता में आपको देखने को मिलता है प्रारंभ में इस सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी में मिलने के कारण मार्शल द्वारा इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के जो अवशेष थे वो सिंधु घाटी में मिले, इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता। और पहला जो स्थल जहाँ पे खुदाई हुआ वो हड़प्पा था, इसीलिए उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा क्यों कहते हैं, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, वो आपने देखा। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं संस्कृत का नामकरण उस पूरा स्थल के आधार पर भी करने की परंपरा रही है जहां से वह पहली बार जानी गई हो, और ऐसे स्थलों के प्रकार स्थल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, संस्कृत के संदर्भ में कि इस प्रकार के जो स्थल हैं उनको टाइप स्थल या प्रकार स्थल कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम हड़प्पा में पाए गए थे, अतः इसी के आधार पे इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। तो अभी तक 3 चीजें हमने देखी हैं इस क्रम में। सबसे पहले हमने देखा कि समय काल क्या रहा है, काल निर्धारण हमने देखा कि इस सभ्यता का काल निर्धारण किस आधार पे किया जाता है। फिर हमने खोजों के बारे में देखा, खोजों के बारे में देखने के बाद फिर बात आती है नामकरण के बारे में, और हमने नामकरण के बारे में जानकारी की। इस संस्कृत की अधिकांश बस्तियां लुप्त सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में स्थित थी, इसीलिए कई विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिर्फ सरस्वती सभ्यता की भी संज्ञा देते हैं। तो यदि आप कहीं पे देख लीजिए किसी विकल्प में की बात हो रही है सिंधु सरस्वती सभ्यता की, तो वहां पे घबराना नहीं है। सिंधु सरस्वती सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे इस संस्कृत की जो अधिकांश बस्तियां थी वो लुप्त सरस्वती एवं उसके सहायक नदियों के क्षेत्रों में मिली थी, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हड़प्पा संस्कृत का उदय
ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुआ है, जहां पत्थर तथा तांबे का उपयोग साथ साथ ही दिखाई देता है। अतः इसकी प्रारंभिक अवस्था को ताम्र पाषाणिक एवं विकसित अवस्था को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब ताम्र पाषाणिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा संस्कृत का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुआ है, जहां पत्थर तथा तांबे का उपयोग साथ साथ दिखाई देता है। इसीलिए इसकी प्रारंभिक अवस्था को ताम्र पाषाणिक और विकसित अवस्था को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब बात आती है स्रोतों के बारे में। तो स्रोत क्या है, इस सभ्यता के स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं इस सभ्यता के स्रोत की बात करें तो मात्र पुरातात्विक स्रोत से ही इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात आती है विस्तार की, कि इस सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ पे देखने को मिलता है। तो आइए इसके विस्तार के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले विस्तार के बारे में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वर्ष 1947 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 40 बस्तियां ही ज्ञात थी। ठीक है। वर्तमान में भारतवर्ष, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में 1400 से ज्यादा हड़प्पा बस्तियां प्रकाश में आ चुकी हैं। इनमें से 925 बस्तियां भारत में तथा 475 बस्तियां पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थित हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा बस्तियां किस देश से संबंधित हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि सबसे ज्यादा जो बस्तियां हैं वो भारत से संबंधित हैं और कुल टोटल 1400 बस्तियां अभी तक प्रकाश में आई हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर, जिनमें से 925 बस्तियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे स्थित हैं? सिर्फ और सिर्फ वो भारत में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र की सीमा पश्चिम में सुत्त-कोंगेडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है। पूरब में यदि हम बात करें तो आलमगीरपुर, ये मेरठ जिला में है, उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है। तो पूर्व हमने देख लिया, पश्चिम हमने देख लिया। हमने देखा कि पश्चिम में सुत्त-कोंगेडोर नामक स्थान, पूरब में हमने बात किया आलमगीर नामक स्थान, और उत्तर में यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का मांडा नामक स्थान, और दक्षिण में यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र का दैमाबाद जो स्थान है वहां पे पड़ता है। तो हमने चार, इसके विस्तार के बारे में जब बात किया तो 4 स्थानों का जिक्र किया, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हमने पूरब के बारे में जब हमने बात किया तो हमने देखा आलमगीरपुर जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जब हमने पश्चिम के बारे में बात किया तो हमने देखा सुत्त-कोंगेडोर जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। जब हमने उत्तर की बात किया तो हमने देखा जम्मू कश्मीर का मांडा नामक स्थान, और जब दक्षिण की हम बात करते हैं तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर इसका विस्तार देखने, मतलब ये उसके बॉर्डर वाले इलाके हैं जहां से इसका आप कह सकते हो सीमाकरण होता है। तो पूर्व में कहां से होता है, पश्चिम में कहां से होता है, उत्तर में कहां से होता है, दक्षिण में कहां से होता है, ये हमने देखा। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, यदि हम बात करें तो मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के कुल सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना विशाल है। यहाँ से एक फैक्ट हमें और भी पता चलता है कि समकालीन जो सभ्यताएं थी उनमें सबसे विस्तृत क्षेत्र पर जो सभ्यता थी, जो सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर फैली हुई सभ्यता थी, वो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता समकालीन सभ्यताओं में, जैसे मिस्र की सभ्यता की बात करें तो उससे 20 गुना बड़े क्षेत्र पर, और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को यदि हम मिला लें, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यताओं को यदि हम मिला लें तो उनके कुल 12 गुना के क्षेत्र पर थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यदि पूछ लिया जाए इसका आकार क्या था, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका आकार जो था ये त्रिभुजाकार था, यह आपको पता होना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था किस प्रकार का था, त्रिभुजाकार आकार था, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब बात आती है सिंधु घाटी की निर्माता। आइए देख लेते हैं सिंधु घाटी की निर्माता। सॉरी, इसमें आपको देखने को मिलता है कि किसी प्रजाति विशेष द्वारा सिंधु सभ्यता के परिवर्तन या संस्थापन करने के संबंध में इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों के मध्य काफी मतभेद है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो की जो जनसंख्या थी वह एक मिश्रित प्रजाति थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है
कि जो मोहनजोदाड़ो की जनसंख्या थी उसमें 4 प्रजातियां थीं, और ये 4 प्रजातियां कौन कौन सी थी आइए देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा आता है भूमध्य सागरीय, तीसरा आता है अल्पाइन, और चौथा आता है मंगोलायड। ठीक है, तो 4 प्रकार की जातियां जो हैं, प्रजातियां उस समय विशेष में मोहनजोदाड़ो में रहती थी। मोहनजोदाड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, यह भी फैक्ट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदाड़ो के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे, तो आपको बताना है भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। तो यहां से इस चर्चा से जो फैक्ट निकल रहे हैं ना, उसको आपको अलग नोट करना है। ठीक है, जो फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, जैसे आकार त्रिभुजाकार, मोहनजोदाड़ो में कौन सी प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा रहते थे, या इसका विस्तार कहाँ पे है इस सभ्यता का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो आपने देखा। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता समकालीन सभ्यताओं से कई गुना ज्यादा बड़ी थी। ये सारे जो फैक्ट है ना, इसको निकाल कर, इसका जो निचोड़ है वो निकाल कर अलग नोट करना है, तभी आपकी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, हालांकि आप जानते होंगे कि ये टॉपिक सिर्फ आपकी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ से महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में ही इसको हमें देखना है। यद्यपि अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि सिंधु सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र की पूर्ववर्ती सभ्यताओं से हुआ है, तथा सभ्यता के मामूली परिवर्तनों के साथ इस सभ्यता के वर्तमान क्षेत्रों के लोगों के पूर्वज रहे होंगे। ऐसा मानना है, उस पर ज्यादा हमें नहीं जानना। अब बात आती है सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में, जो मत हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के जो संस्थापक थे उनके बारे में विभिन्न मत हैं, ये कुछ विद्वानों के नाम दिए हुए हैं, और उधर सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में बात हुई है। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र हैं, ये विद्वान हैं, ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर, ये बताते हैं कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन थे, और राखाल दास बनर्जी बताते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता जो थे वो द्रविड़ थे। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। अब एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो नाम आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले जो जिक्र करने जा रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो जानकारी मिल ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता चल रहा है, जो देखने को मिल रहा है कि यह पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है वहाँ पर यह सभ्यता स्थित है, यह भी आपको बताया जा रहा है। और हड़प्पा के बारे में सबसे पहले हम देख रहे हैं। अब हड़प्पा से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उनको हमें देखना है। आप जानते हैं साहिवाल, या इसी को बोलते हैं मांटगोमरी। ठीक है, तो साहिवाल या मांटगोमरी जो जिला है, यहीं पे रावी नदी के बाएं तट पर स्थित यह सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञात स्थल है। मतलब सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का जो ज्ञात स्थल था वो साहिवाल जिले या मांटगोमरी जिले में संबंधित है। किस नदी के किनारे है? नदी का नाम भी याद रखना है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, यह मोहनजोदाड़ो से 482 किलोमीटर दूर है। यह मोहनजोदाड़ो से सिंधु नदी द्वारा जुड़ा था। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो सभ्यता से किस नदी के माध्यम से जुड़ी थी, तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से सिंधु नदी द्वारा जुड़ी थी, ये आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने पुनर्वेक्षण करते हुए वर्ष 1923-24 ईस्वी में तथा 1924 और 25 ईस्वी के मध्य उत्खनन कराया था। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने यहाँ उत्खनन कराया। ठीक है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है किसने उत्खनन कराया, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ फैक्ट अभी तक जितने हमने देखे निकल के आते हैं। सबसे पहली बात कि साहिवाल या मांटगोमरी जिले में रावी नदी, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञात स्थल था। ठीक है, यहाँ पे, और यह मोहनजोदाड़ो से सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ था। तो ये जो स्थल था, पहला जो स्थल था, वो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता का जो आप कह सकते जुड़ाव था वो सिंधु नदी के द्वारा था। ठीक है, और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो दयाराम साहनी का नाम आपको याद रखना है।
अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा के पश्चिमी दुर्ग टीले की रक्षा प्राचीर का जो स्वरूप ज्ञात करने तथा रक्षा प्राचीर और समाधि R37 के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए वर्ष 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर ने सीमित स्तर पर उत्खनन कराया था। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और वहीं पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया जाता है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सैंधो सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मुहरें कहाँ से मिली हैं? तो सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मुहरें जो हैं वो हड़प्पा से मिली हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। अब उत्खनन में प्राप्त क्या साक्ष्य हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारी परीक्षाओं में उत्खनन में क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उत्खनन में क्या साक्ष्य मिले हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 12 धान्य कोठार या अन्नागार देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे जब बढ़ते हैं तो अन्नागारों के पास काम करने के लिए बने 18 वृत्ताकार चबूतरों में से एक चबूतरे के केंद्र में काठ की एक बड़ी ओखली का निशान मिला है। आगे जब बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि लाल बलुआ पत्थर की धड़, ठीक है, प्रतिमा पृथक किए जा सकने वाले सिर तथा अंगों से बनी है, यह भी मिली है। मतलब लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमा भी यहाँ पे मिली है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक नृत्यरत धूसर पत्थर की कम्बंध मूर्ति मिली है, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन साक्ष्यों के आधार पे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि मातृ देवी की प्रतिमाएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं और एक मूर्तिका में यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है और ऐसा बोला जाता है कि संभवतः यह पृथ्वी माता की मूर्ति है। तो यह भी आपको कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और इसकी दूसरी तरफ हाथ में चाकू लिए पुरुष तथा हाथ उठाए स्त्री का चित्रांकन अंकित है। तो यह भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो अन्य साक्ष्यों में आपको देखने को मिलता है कि एक मुहर पर चित्रित त्रिमुखी पुरुष देवता सिर पर 3 पंख धारण किए हैं तथा उनके हाथ में कई भुजबंद हैं, यह भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है पत्थर के शिश्नियों में योनियां देखने को मिलती हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 कब्रिस्तान भी यहाँ से देखने को मिले हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, कांसे का इक्का और गाड़ी, शंख निर्मित बैल, मछुआरा चित्रित बर्तन, नटराज प्रकार की स्लेटी चूना पत्थर की मूर्तियां, दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित एक टीले पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिक आवास के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं। फर्श की दरारों से गेहूं तथा जौ के दाने भी मिले हैं यहाँ से और एक कब्र से ताबूत भी मिला है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात आती है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की। जब हम पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बात करते हैं तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो स्थल है उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, नाम स्पष्ट है, सिंध प्रांत, सिंधु नदी से संबंधित प्रांत है, इसीलिए इसका नामकरण इस आधार पर किया गया था। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन था सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने कराया था। हड़प्पा भी आपने देखा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने देखा। अब मोहनजोदाड़ो के बारे में उत्खनन किसने कराया ये आपको पता होना चाहिए। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, तो इसको मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। अब उत्खनन में साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए उनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पे साक्ष्य मिलता है उसकी बात करें तो पकी हुई ईंटों से बने जो भवन है वो आपको प्राप्त होते हैं यहाँ से। दूसरा साक्ष्य यदि हम बात करें तो सूती एवं ऊनी कपड़ों के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तीसरा यदि हम बात करें तो ईंट के भट्ठों के अवशेष, इनमें बर्तन भी पकाए जाते थे, यह भी यहाँ से मिला है। और मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय जो स्मारक है वो है बृहद स्नानागार। और मोहनजोदाड़ो से साक्ष्यों से संबंधित यदि कोई प्रश्न बनता है तो ज्यादा संभावना इसी प्रश्न की रहती है, इसी बृहद स्नानागार की।
इसकी यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में कम से कम 33 मीटर, और इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड भी जो है उसकी लंबाई 11 मीटर देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, सिर्फ आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं विशेष रूप से मोहनजोदाड़ो से, उनमें बृहद स्नानागार एक महत्वपूर्ण है। ये आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा था, और इसका उद्देश्य धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान था। उत्तर एवं दक्षिण दोनों दिशाओं में तल तक उतरने के लिए सीढ़ियां इसमें बनी हुई थी। फर्श तराशी गई ईंटों से बना था, जिनकी चिनाई चूने के गारे से की गई थी, और उन पर बिटुमन का प्लास्टर भी किया गया था। इसके समीप कमरे में एक बड़ा कुआं भी प्राप्त हुआ है, और स्नानागार के चतुर्दिक पोर्टिको तथा कमरे भी बने हुए हैं। ठीक है, स्नानागार के पश्चिम की ओर यदि हम बात करें तो 27 खंभों का एक अन्नागार भी है। तो स्नानागार और 27 खंडों का एक अन्नागार, ये महत्वपूर्ण कृति है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ से प्राप्त अंकित मोहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े। योगी के सिर पर 2 सींग तथा मध्य में एक उभार है। मार्शल इसे शिव का आद्र रूप मानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सभा भवन भी यहाँ पे मिला है। तो यहाँ से क्या क्या मिला? खंडों में विभाजित अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन, ये यहाँ की महत्वपूर्ण आप कह सकते हो प्राप्तियां हैं जो यहाँ से मिली है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य प्रतिमा भी मिली है, और यह पूर्ण नग्न प्रतिमा है। दाईं भुजा कमर पर टिकाए तथा कंधे तक चूड़ियों से भरी बाईं भुजा सीधी और लटकी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक नर्तकी की भी मूर्ति मिली है, सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है लुप्त सिक्त। ये क्या है? या इसी को बोलते हैं मधुछिटिक विधि। ये क्या होता है? इस पद्धति के अंतर्गत सोम का एक मॉडल तैयार कर लिया जाता है, जिस पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है तथा कुछ प्रवेश छिद्र छोड़ दिए जाते हैं। गर्म करने पर मोम गल कर बाहर आ जाता है और इसमें कांस्य का घोल भर दिया जाता है और शिल्पकार कांस्य की प्रतिमा को अंतिम रूप दे देता है। तो ये विधि क्या है, सिर्फ इतना याद रखनी है, और ये विधि विशेष रूप से मोहनजोदाड़ो से संबंधित है। इसके बाद और क्या मिला है? यहाँ पे हाथी का कपाल खंड देखने को मिलता है। 42 नर कंकाल भी यहाँ पे मिला है। सीप निर्मित पैमाना भी यहाँ पे मिला है, और कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें भी यहीं से प्राप्त हुई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे अन्य साक्ष्य मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 3 बंदरों वाला मनका, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। एक मुद्रा पर नाव का चित्र, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बेलनाकार मोहरों के नमूने, ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से भेड़ा और हाथी की संयुक्त मूर्ति भी प्राप्त होती है। यहाँ से शिलाजीत तथा समुद्री फेन भी प्राप्त होता है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं उसको देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो हमने बताया। अब यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं, उसकी बात कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्यतः जो सड़कें थी वो लगभग 9 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ की संज्ञा दी गई है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। तो मोहनजोदाड़ो से जो सड़कों के साक्ष्य मिले हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए सड़कों के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है? जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं उनको यह नाम दिया गया है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थी। किसी किसी स्थान पर बड़ी नालियों के बीच में गड्ढे भी बना दिए जाते थे, जिससे नाली का कूड़ा करकट एकत्र होता था। नालियां पत्थर की पट्टियों से ढकी होती थी, तो ये भी आपको पता हो गया।
कि नगर नियोजन की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे सड़कों के बारे में जानकारी मिलती है, नालियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगले स्थल की बात करें तो अगला स्थल आता है चाहुंदड़ो। ठीक है, चाहुंदड़ो की बात करें तो ये लगभग मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित स्थल है। सिंधु नदी से 21 किलोमीटर, सिंधु प्रांत में सिंधु नदी से 21 किलोमीटर दूर है यह। इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार ने की थी। ये नाम महत्वपूर्ण है, देखो स्थलों की खोज किसने किया ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी खोज जो है ये NG मजूमदार ने की थी। लेकिन ध्यान रखिएगा जब बात आती है कि इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन किसने कराया तो JH मैके के नाम याद रखिएगा। JH मैके ने इसका उत्खनन व्यापक स्तर पर कराया था। यहाँ से सैंधो संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झूकर या झांगर संस्कृत भी कहते हैं, उसके भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। उत्खनन में प्रयुक्त जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं यदि हम उनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। इनमें सबसे पहले आप देखते हैं मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है। तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला तो याद रखिएगा मनका बनाने का जो कारखाना है वो आपको चाहुंदड़ो से मिला है। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है चाहुंदड़ो से मिला है। 3 बड़े टीले कहाँ पे मिले हैं चाहुंदड़ो से मिले हैं। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। तो यह भी पूछा जाता है कि वक्राकार ईंटें किस स्थल से मिली हैं, तो बताना है चाहुंदड़ो। ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के चिन्ह भी मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं तो चाहुंदड़ो से मिले। इसके बाद फिर कुछ अन्य हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे अलंकृत हाथी, 2 बड़े जार, सुरमा, कंघा तथा उस्तरा, 4 पहियों वाली गाड़ी, 3 मगरमच्छ तथा 2 मछलियों वाली मुद्रा। यह एकमात्र नगर है जहां दुर्ग नहीं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि चाहुंदड़ो एकमात्र नगर है जहां पर आपको दुर्ग देखने को नहीं मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अन्य प्रमुख स्थलों की यदि हम बात करते हैं तो आगरी, कोट दीजी तथा कोट दीजी के बाद जूडी रोदड़ो भी देखने को मिलता है। अब बात आती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे की, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम देखने को मिलता है वो आता है सुत कोंगेडोर। और सुत कोंगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है, यह दास्क नदी के किनारे स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी खोज वर्ष 1927 में ऑरेल स्टाइन ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने इसका सर्वेक्षण कर दुर्ग, बंदरगाह तथा निचले नगर का पता लगाया था। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था, यहाँ से कोई मोहर अथवा उत्कीर्ण वस्तु नहीं मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले समुद्री व्यापार को सुगम बनाने तथा उसकी देख रेख के उद्देश्य से यह नगर बसाया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था। विशेष रूप से व्यापार को लेकर इसको बसाया गया था। फिर बात आती है अगला जो आपको देखने को मिलता है, इसमें उसको बोलते हैं सोतका कोह। सोतका कोह क्या था, ये था सुत कोंगेडोर के पूर्व में सादिकौर नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज जॉर्ज डेल्स द्वारा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है खनन से यहाँ पे, उत्खनन से यहाँ पे मिला क्या, तो यहाँ पे 2 टीले मिले हैं जिसका आकार सुत कोंगेडोर जैसा है। सैंधो बर्तनों के सामान मृदभांड यहाँ से मिले हैं। और बलूचिस्तान के अंत प्रांतों में यदि हम बात करें तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे उनकी चर्चा हुई समाप्त। अब इसके बाद भारत में जो स्थल है उनकी हम बात करेंगे। और सबसे पहला आता है पंजाब प्रांत में रोपड़ या रूपनगर। तो रोपड़ या रूपनगर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो स्थल है ये सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पे है, सतलज नदी के बाएं तट पर है। यह भारत का ऐसा हड़प्पा स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है पहला यदि कहीं पे उत्खनन हुआ है तो वो हुआ है रोपड़ में। और इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब बात करते हो रोपड़ या रूपनगर की बात करते हो पंजाब में स्थित, तो यह सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है और भारत का पहला ऐसा हड़प्पा स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो उत्खनन किया गया। ठीक है, अब यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं,
तो यहाँ पे सबसे पहले रोपण में जो साक्ष्य मिले हैं जो महत्वपूर्ण है, उनमें पहला साक्ष्य जो आपको देखने को मिल रहा है कि एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते का शव प्राप्त हुआ है। मृद भाड़ सेलखड़ी की मोहर, तीन भिन्न प्रकार की मोहरों से अंकित ठप्पे, एक छुरा, तांबे की बाड़ाग्र मिली है। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वो मिला है, सिर्फ इतना याद रखिएगा इस संबंध में। ठीक है, फिर अगला आता है हरियाणा प्रांत में स्थित बनावली, या इसी को बनावली भी बोलते हैं, दूसरा स्थल जो भारत में स्थित है। बनावली की जब बात करते हैं तो हरियाणा प्रांत में स्थित है। फतेहाबाद जिला पड़ता है हरियाणा का। ठीक है, पूर्व में हिसार जिला का यह भाग था, लेकिन आज के समय में ये फतेहाबाद जिले का भाग है, ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखिएगा कि इसमें जो बनावली है वो सूख चुकी सरस्वती घाटी में स्थित है, जहां वर्तमान में घग्घर नदी बहती है। तो स्थल कहाँ पे है? वर्तमान में इस स्थल के पास घग्घर नदी बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके उत्खनन की बात करें तो आर.एस. बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। अब उत्खनन में प्रमुख जो साक्ष्य है उनकी यदि हम बात करें तो दुर्ग तथा निचला नगर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए थे। एक आवास से धोवन पात्र मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। वाश बेसिन मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है सोने, लाजवर्द व कार्नेलियल के मटके तथा बटखरे मिले हैं। यहाँ पे मनके तथा बटखरे मिले हैं। विभिन्न रंगों की सोने की परतें चढ़ी कसौटी यहाँ पे देखने को मिलती है, और अग्नि वेदियों के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यदि आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है मिट्टी का बना हल हो गया। काफी मात्रा में अच्छे किस्म के जौ के दाने यहाँ से देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला स्थल आता है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी स्थल की अब हम बात करते हैं। राखीगढ़ी स्थल में यदि हम बात करें तो याद रखना है इसमें सबसे पहले कि भारत में स्थित जो राखीगढ़ी स्थल है ये सैंधो सभ्यता का सबसे बड़ा व विस्तृत स्थल है, जिसका क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर है। तो सैंधो सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है कहाँ पे? भारत में स्थित है। और भारत में स्थित है तो नाम क्या है इसका? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की बात करें तो इसकी खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने 1969 में की थी। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाएं प्राप्त हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाएं जो हमें मिली हैं वो राखीगढ़ी से मिली हैं। और राखीगढ़ी के संदर्भ में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो याद रखना है कि यह सैंधो सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, यहाँ से तांबे के उपकरण तथा सैंधो लिपि में अंकित एक मोहर भी मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मिताथल। मिताथल की बात करें तो मिताथल का उत्खनन सूरजभान ने वर्ष 1968 में कराया था। यहाँ विकसित हड़प्पा कालीन दुर्ग तथा आवासीय बस्तियों के साक्ष्य मिले। अब उत्खनन में प्रमुख जो साक्ष्य है उनकी हम बात करें तो तांबे की कुल्हाड़ी, पान पात्र, पत्थर के बटखरे, इसके बाद मिट्टी व सीप की चूड़ियाँ ये देखने को मिलती हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो अगला जो स्थल देखने को मिलता है वो है भगवानपुरा। तो मिताथल हमने देख लिया। मिताथल के बाद अगला जो स्थल देखने को मिल रहा है वो है भगवानपुरा। भगवानपुरा स्थल की बात करें तो याद रखिएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर यह स्थित है। और इसका भी उत्खनन 1975-76 में जेपी जोशी द्वारा कराया गया था। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है उत्खनन में क्या प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, कांचली मिट्टी के चित्रित मनके यहाँ से देखने को मिले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो भारत का राजस्थान प्रांत आ जाता है। और राजस्थान प्रांत में आपको जाना पड़ेगा हनुमानगढ़ जिले में, और हनुमानगढ़ जिले में आपका स्थल पड़ता है कालीबंगा। तो अब बात करेंगे हम कालीबंगा की, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो 1961 से 1969 के मध्य यहाँ पे उत्खनन कराया गया था। किसने कराया था? ब्रिजवासी लाल ने कराया था, या इन्हीं का नाम है बीबी लाल इनको बोलते हैं। तो बीबी लाल तथा बी के थापर ने यहाँ पे उत्खनन कराया था। यहाँ पे यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधो सभ्यता के नीचे प्राक सैंधो संस्कृत के पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। पहला है पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा है जबकि पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। तो इनमें से पूछा जा सकता है कि किस टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया, तो पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। मोहनजोदाड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे जबकि कालीबंगा भवन कच्ची ईंटों से बने थे। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो के भवन पक्की ईंटों से बने थे, कालीबंगा के जो भवन थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया था। अब कालीबंगा से जो प्रमुख साक्ष्य मिलता है, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, उसमें काफ़ी साक्ष्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 20 से 21 साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है कालीबंगा से मिलता है। एक साथ दो फसल मतलब चना के साथ सरसों बोए जाने का साक्ष्य जो मिलता है वो आपके कालीबंगा से मिलता है। और अग्निवेदियां या हवन कुंड की यदि हम बात करें तो यह भी यहीं से मिली है। अगला आता है काले रंग की मिट्टी की जो चूड़ियां हैं उसके साथ ही कांच की भी चूड़ियां मिली हैं, यह भी साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलता है। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी यहीं से प्राप्त होती हैं। लकड़ी की नालियां, अभी तक आपने देखा था ईंटों की नालियां, ठीक है, अब लकड़ी की नालियों के साक्ष्य की यदि हम बात करें तो वह भी आपको कालीबंगा से देखने को मिलता है। कालीबंगा का जो निचला नगर है वह भी दुर्गीकृत था, तो यह भी याद रखिएगा कि कालीबंगा का जो निचला नगर था वह भी दुर्गीकृत था। तांबे की वृषभ आकृति मिट्टी के बैल की खंडित मूर्ति भी यहीं से मिली है। ठीक है, इसके साथ साथ कई अन्य साक्ष्य हैं जिनमें जो महत्वपूर्ण होगा उसकी बात मैं कर लेता हूँ, क्योंकि पीडीएफ आपको मोबाइल ऐप में मिल जाएगी तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो खिलौना गाड़ी के पहिए, प्राक हड़प्पा काल में जौ की खेती के साक्ष्य, दीवारों में प्लस्तर के साक्ष्य, ये महत्वपूर्ण है, दीवारों में प्लस्तर के भी साक्ष्य मिले हैं। और दीवारों में जो प्लस्तर के साक्ष्य मिले हुए हैं ये कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हो तो यहाँ से तंदूरी चिन्हों के साक्ष्य भी मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपने देखा कि भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो वो तो हो ही गया। अब बात करते हैं भारत के गुजरात प्रांत के लोथल की। ठीक है, लोथल के बारे में भी आपको पता होना, लोथल के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो कालीबंगा महत्वपूर्ण है, चाहुंदड़ो महत्वपूर्ण है, मोहनजोदाड़ो महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक स्थलों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से संबंधित हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी 2-3 स्थलों में, तो वो आपकी परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी। जो सिर्फ और सिर्फ एक स्थल से संबंधित है उसको आपको नोट कर लेना है, इसका निचोड़ आपको निकालना है। अब बात आती है भारत के गुजरात प्रांत की। भारत के गुजरात प्रांत में जाते हैं तो सबसे पहले देखने को मिलता है लोथल। और लोथल की बात करते हैं तो अहमदाबाद जिले के सरगवाला नामक ग्राम के समीप भोगवा नदी के तट पर यह स्थल स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एस.आर. राव द्वारा 1955 से 1962 के मध्य जो है ये उत्खनन का कार्य कराया गया था, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। और अपनी नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं की हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो के साथ साम्यता के कारण यह लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जाना जाता है। सागर तट पर स्थित यह पश्चिम एशिया से व्यापार हेतु एक प्रमुख केंद्र था। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, इसके भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से क्या क्या उत्खनन में मिला है यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो साक्ष्य है और सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है क्या है, पक्की ईंटों से बना बंदरगाह, मतलब बंदरगाह एकमात्र था जो था लोथल, ये आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा यह विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा था, यह भी आपको याद रखना है। अभी तक जो भी साक्ष्य मिले हैं पूरे विश्व में उनमें से सबसे प्राचीनतम गोदीबाड़ा यहीं से देखने को मिलता है। युगल समाधान की जो चर्चा है वो इसी के संदर्भ में होती है। यहाँ से धान और बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फारस की मोहरें और पक्के रंग से रंगे हुए पात्र भी यहीं से प्राप्त होते हैं। एक हाथी दांत का पैमाना तथा एक सीप का बना पैमाना भी यहीं से मिलता है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो रंगाई का कुंड तथा सूती वस्त्र, आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की, मन के बनाने का कारखाना, वृत्ताकार और चौकोर अग्नि स्तंभ भी यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है रंग।
रंगपुर की बात करें तो सुरेंद्र नगर जिले में भादर नदी के तट पर यह स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए रंगपुर की जब बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे MS वत्स ने उत्खनन कराया था और 1953 से 56 के बीच SR राव द्वारा यहाँ पे उत्खनन करा गया था। उत्खनन में प्राप्त प्रमुख साक्ष्य की बात करें तो धान की भूसी के अवशेष और यहाँ से बाजरे एवं ज्वार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात आती है सुत कोतड़ा की। ठीक है, कहीं कहीं बोला जाता है सुत कोतदा या कहीं कहीं बोला जाता है सुत कोतड़ा, तो जो भी आप पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है सुत कोतड़ा की। यहाँ पे बात करेंगे तो कच्छ जिले में यह स्थित है। 1964 में जगपति जोशी ने यहाँ पे उत्खनन कराया और अन्य नगरों के विपरीत यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों में गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। ठीक है, तो गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित एकमात्र नगर जो था वो था आपका सुतकोट। यहाँ पे साक्ष्य क्या मिलते हैं? सबसे पहले नियमित आवास के साक्ष्य मिलते हैं, पत्थर की चिनाई वाले भवनों के भी साक्ष्य मिले हैं, कलश समाधान का भी यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है और घोड़े की अस्थियां यहाँ पे मिलती हैं। अब बात हो रही है घोड़े की, तो घोड़े की उपस्थिति के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे हम देख लेते हैं। घोड़े की उपस्थिति के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ साक्ष्य दिए हैं, उसको भी हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पा में घोड़े की उपस्थिति के विषय में अभी बहस जारी है, किंतु अस्तर विन्यासों से इसकी प्राप्ति हुई है तथा इसकी प्रजातियां कौन सी थी जैसे अभी मुद्दे जो थे वो विवाद के विषय में है, मतलब विवाद, उन पर विवाद है। उदाहरणार्थ यदि हम बात करें तो विभिन्न हड़प्पा स्थलों से प्रतिवेदित हड्डियां गधखुर प्राप्त हुए हैं, पालतू घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो साक्ष्य मिले हैं उस पर यहाँ पे बात हो रही है, उस पर बताया जा रहा है कि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि कौन सी प्रजाति के घोड़े हुआ करते थे, इन सब के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं वो इस तरफ जरूर इशारा करते हैं कि यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले होंगे। ठीक है, तो घोड़े के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। अगला जो देखने को मिलता है वो आपका आता है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा भी यदि हम बात करें तो कच्छ जिले में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। कच्छ जिले के यदि हम बात करें तो भचाऊ तालुके में ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। भचाऊ तालुका है, वहाँ पे स्थित है और इसकी खोज 1967 से 68 ईस्वी में JP जोशी ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1990-91 में RS बिष्ट ने यहाँ उत्खनन करवाया था और यहाँ से हड़प्पा की 3 अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं। यह नगर आयताकार बना हुआ था। इस नगर को 3 भागों में दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित किया जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित एक नगर है और ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, और यहाँ से अगला जो फैक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है उन्नत जल प्रबंधन। तो जब धौलावीरा की बात करते हो तो 3 भागों में विभाजित नगर, उन्नत जल प्रबंधन, ये सभी के सभी साक्ष्य धौलावीरा से देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए साक्ष्यों की बात कर लेते हैं। जैसे वर्षा जल एकत्र किया जाने वाला तालाब, इसी से कह रहे हैं हम कि उन्नत जल प्रबंधन यहाँ पे देखने को मिलता है। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। बड़ी संख्या में पॉलिशदार श्वेत पाषाण कुंड देखने को मिलते हैं और सैंधो लिपि के 10 बड़े अक्षर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है अगला देसलपुर की। ठीक है, देसलपुर स्थल की बात आ रही है। देसलपुर स्थल की बात करें तो कच्छ क्षेत्र में मोहनजोदाड़ो तथा लोथल के मध्य यह स्थल स्थित है। यहाँ के बी सौंदराजन ने 1964 ईस्वी में उत्खनन कराया था। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। और साक्ष्य क्या मिले हैं? यहाँ से साक्ष्य की यदि हम बात करें तो सबसे पहले सेलखड़ी तथा तांबे की एक मुहर, ठीक है, गाड़ियों के पहिए, मिट्टी तथा जेस्पर के बाट और एक सुरक्षा प्राचीर जिनमें स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं, ये मिले हैं। अगला जो स्थान आता है वो आता है कुंतसी। देखो ये सारे स्थान ना आपकी कोई भी मानक पुस्तक होगी उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो अन्य पुस्तकों में देखने को नहीं मिलते हैं, इकट्ठे किए गए हैं, तो उसको उस आधार पे आप लेकर चलिएगा। तो कुंतसी की बात करें तो यह राजकोट जिले में स्थित स्थान है और इसका उत्खनन जो था वो M.K. धावलिकर द्वारा किया गया था। ठीक है, उत्खनन में प्राप्त साक्ष्य क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस पर नहीं जाना है। सिर्फ इसमें क्या है
कि इस तरह के जो छोटे छोटे स्थान हैं उनके संदर्भ में सिर्फ इतना याद रखिए कि वो हैं कहाँ पे, किस राज्य से संबंधित है। इतना यदि याद रखते हैं तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। और आप अभी जान रहे हैं कि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो गुजरात प्रांत की कर रहे हैं, तो जो भी चर्चा थी इससे पहले वो गुजरात प्रांत की थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है रोजदी की, तो रोजदी सौराष्ट्र जिले में स्थित है, सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ उस पर नहीं जाना है। अगला स्थान है भगत राव। भगत राव की बात करें तो किम नदी के अरब सागर से संगम तट पर यह स्थित है और गुजरात की मुख्य भूमि पर धुर दक्षिण का यह हड़प्पा स्थल है। तो भगत राव भी कहाँ पे है, गुजरात में है, सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, तो कुछ जो छोटे छोटे स्थल हैं उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि वो किस प्रांत से संबंध रखते हैं, किस प्रांत से संबंधित है। तो अभी तक छोटे स्थलों में यदि हम बात करें तो हमने भगत राव को देखा, भगत राव के पहले हमने रोजदी को देखा, फिर कुंतसी देखा, देसलपुर हमने देखा। तो ये जो छोटे छोटे स्थल थे इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखिए कि किस राज्य से संबंधित थे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे महाराष्ट्र प्रांत के स्थलों की, और महाराष्ट्र प्रांत के स्थलों में सबसे पहला जो आता है वो आता है दैमाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र प्रांत के स्थलों में सबसे पहला आता है दैमाबाद। अब यहाँ पे लिखा है अहमदाबाद, ये गलत है, अहमदनगर आता है, याद रखिएगा अहमदनगर जिला पड़ता है महाराष्ट्र में। तो अहमदनगर जिले से ये संबंधित है और यह परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित स्थल है। तो दैमाबाद कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र से संबंधित अहमदनगर जिले से संबंधित स्थल है और परवरा नदी के तट पर है, याद रखिएगा, और इसके बाएं तट पर यह स्थित है। यह हड़प्पा स्थल का सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, उत्खनन में प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से सैंधो लिपि की एक मोहर, 2 सींगों की आकृति युक्त बर्तन, युवा पुरुष का सावधान जिसकी कब्र से उत्तर की ओर एक पत्थर रखा गया था। यहाँ से कुछ मृद भांड, तस्करी व प्याले के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, साढ़ एवं गैंडे की आकृतियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं हड़प्पा के सबसे उत्तरी स्थल के बारे में, और हड़प्पा का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो है मांडा। मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर से संबंधित ये फैक्ट है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के मांडा की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर यह स्थित है। कहाँ स्थित है, अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर, और यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। इसके बारे में अभी हमने आपको बताया, और इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जेपी जोशी ने करवाया था। उत्खनन में क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यदि हम उसकी बात करें तो एक आधी अधूरी मोहर, कांच से निर्मित पेंचदार पिन, हड्डी के नुकीले बाणाग्र। तो इसमें कुछ भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने वाले जो साक्ष्यों से संबंधित प्रश्न थे, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, चाहूदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, ठीक है, इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। इनमें तो कॉमन चीजें हैं तो इनसे संबंधित नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ स्थल का नाम किस राज्य से संबंधित है वो याद रखिएगा। यदि परीक्षा में ऐसे मैचिंग को आ जाए कि कुछ स्थलों के नाम दे दिए जाएं और एक तरफ राज्यों के नाम दिए जाएं, आपसे बोल दिया जाए कि इसको सुमेल कीजिए, तो वहां पे आप करने की स्थिति में रहें, इसलिए इसको सिर्फ बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो अब अगला स्थल आता है आलमगीरपुर, और भारत के उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और हिंडन नदी की बात करें तो यमुना की एक सहायक नदी है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है, इसकी चर्चा भी हमने की थी। ठीक है, तो यहाँ से सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पर भी जो अवशेष मिले हैं उन पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, उन पे आपको नहीं जाना है, सिर्फ राज्य याद करिएगा कि यह स्थल किस राज्य में है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के 2 अन्य हड़प्पा स्थल जो हैं वो सहारनपुर जिले के बड़ा गांव तथा हुलास हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि बड़ा गांव और हुलास जो हैं ये हड़प्पन कालीन स्थल हैं और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो आलमगीरपुर इसके अलावा जो आपने देखा कि सबसे पूर्वी स्थल जो उत्तर प्रदेश के से संबंधित है मेरठ से आलमगीरपुर, उसके अलावा 2 और स्थलों का नाम आपको पता होना चाहिए, बड़ा गांव तथा हुलास। अब हम बात कर रहे हैं अगले स्थल की, और अगला स्थल अब हम पहुंच गए हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हम बात करते हैं तो 2 स्थल देखने को मिलते हैं, पहला है मुंडीगाक और दूसरा है सौर तुघई। ठीक है, तो सौर तुघई और मुंडीगाक ये 2 स्थल कहाँ से संबंधित हैं, अफगानिस्तान से संबंधित हैं। तो स्थलों का नाम और कहाँ पे संबंधित हैं वो जरूर नोट कर लीजिएगा। तो अभी तक जितनी चर्चा हुई है सबसे पहले आपको करना क्या है,
जैसे कुछ प्रमुख स्थल हमने आपको बताया, हड़प्पा बताया, मोहनजोदाड़ो बताया, धौलावीरा हो गया, इसके साथ चाहूदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया। तो ये जो कुछ प्रमुख स्थल हैं 6 से 7, इनके बारे में फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि कौन से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। दूसरा, एक पेज पर आपको करना है कि जितने भी स्थलों की अभी चर्चा हुई है, ठीक है, चाहे वो भारत के हों, पाकिस्तान के हों, अफगानिस्तान के हों, उन स्थलों का नाम लिखकर और संबंधित स्थान के साथ साथ उसका राज्य क्या है, यदि भारत से बाहर का है तो किस देश में स्थित है, उसको जरूर नोट करिएगा। इससे क्या होगा कि कभी मैचिंग में यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है 4 स्थलों के नाम देखिए, भाई मैच करिए, सुमेल करिए, तो आप करने की स्थिति में रहो। ठीक है। तो अफगानिस्तान के ये 2 स्थल याद रहने हैं, मुंडीगौक और सौर तुघई। सौर तुघई में सिंचाई के लिए नहरों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो सिर्फ अफगानिस्तान यहाँ पे याद रखना। ठीक है। अब बात आता है कि ये भी याद रखिएगा कि अफगानिस्तान से लाजवर्द का आयात किया जाता था। अब इनकी विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे उनकी विशेषता क्या थी, सामान्य विशेषताएं उनकी क्या थी, उस पर हमें बात करनी है। तो सामान्य विशेषताओं की जो चर्चा है वो, क्योंकि ये वीडियो आपको एक ही वीडियो मिल रही है प्रॉपर, और ये वीडियो 2 से 3 दिनों में रिकॉर्ड की गई है, तो अगली जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है। बाकी जब आपको ये मिलेगी तो एक ही रूप में मिली होगी, आपने देखा होगा 3 से 4 घंटे की ये वीडियो होगी, तो उसमें सारी चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित होगी। अभी तक की चर्चा जो हमारी हुई है उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले देखा कि किस प्रकार से उसका समय निर्धारण किया जाता है, किस प्रकार से उसका नामकरण किया गया है, इसकी चर्चा हमने किया। और नामकरण के साथ साथ हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित हैं, जिनमें ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं, ज़्यादातर जो भाग हैं वो भारत से संबंधित हैं। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो क्षेत्र स्थित हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया, एक एक स्थल के बारे में हमने जानकारी की, उनकी जो विशेषताएं थी जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती हैं उसके बारे में हमने बात किया। और ऐसी चर्चा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताओं पर। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में अब यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताओं का यहाँ पर जिक्र करना है। अब सबसे पहले जब बात आ रही है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह एक नगरीय सभ्यता है। यह आपको पता होना चाहिए, अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की अन्य विशेषताओं में जब हम बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं में 2 टीले मिलते हैं। ठीक है। अगली विशेषता के रूप में यदि हम बात करें तो देखने को मिलता है कि नगर के पश्चिमी टीले पर दुर्ग तथा पूर्वी टीले पर जन सामान्य के आवासीय बस्तियां होती थी। तो ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, कि नगर के जो पश्चिमी टीले हुआ करते थे वहां पर दुर्ग देखने को मिलता था, और नगर के जो पूर्वी टीले हुआ करते थे वो जन सामान्य की बस्तियों से संबंधित हुआ करते थे। किंतु यह सदैव सत्य नहीं है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी स्थल, जो भी स्थल पाए गए हैं, सभी स्थलों के संदर्भ में ये चीजें सत्य हैं, लेकिन ज्यादातर स्थलों के संदर्भ में ये चीजें सत्य पाई गई हैं, क्योंकि बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे छोटे आवासीय मकान तथा शिल्पशालाएं लगभग सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि बड़े आवासीय जो सार्वजनिक भवन हैं वो पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले दोनों पर मिलते हैं, बाजार भी दोनों टीलों पर देखने को मिलते हैं, और छोटे छोटे आवासीय भवन की जब बात करें तो वो दुर्ग वाले टीले पर भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम ये चीजें नहीं कह सकते कि ये हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल हैं सभी में ये चीजें कॉमन है, सभी में कॉमन नहीं है। हाँ, ज्यादातर स्थलों के संदर्भ में ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखने को मिलता है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो का मात्र दुर्ग अथवा किला क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ये तो आपने देखा कि जो भी दुर्ग होते थे वो रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। आगे जब बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि कालीबंगा में नगर तथा दुर्ग दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बात कहाँ की हो रही है, बात हो रही है कालीबंगा में। और कालीबंगा में देखने को मिलता है कि नगर और दुर्ग जो थे वो दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यह सिर्फ कालीबंगा की विशेषता है, कालीबंगा के संदर्भ में ये जानकारी हमें देखने को मिलती है।
आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि हड़प्पा की जो रक्षा प्राचीर थी वो कच्ची थी, कच्ची आप कह सकते हो ईंटों की या मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है, कोट जीजी तथा आमरी में नगर की किलाबंदी नहीं की गई थी। तो यह भी फैक्ट है, याद रखिएगा कि यदि पूछ लिया जाए कि सैंधो सभ्यता के स्थलों में किन दो स्थलों पर किलेबंदी नहीं की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि कोट दीजी और आमरी में जो है ये किलेबंदी नहीं की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है पक्की तथा कच्ची ईंटों का प्रयोग इनमें होता था, सही है। लोथल की बस्तियां आयताकार थी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आपने देखा ज्यादातर जो बस्तियां होती थी त्रिभुजाकार आपने देखा था आकार, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि लोथल की जो बस्ती थी उसका आकार क्या था, उसका आकार आयताकार था। तो ये फैक्ट है, इसको आपको अलग से नोट भी करना है और अंडरलाइन भी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी इसको बोला जाता था ऑक्सफोर्ड प्रणाली। तो यह भी आपको याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहाँ देखने को मिलती है, तो सैंथो सभ्यता में देखने को मिलती है। ठीक है, मिट्टी की बनी इन सड़कों के किनारे दुकान लगाने के उद्देश्य से चबूतरे बने हुए थे। तो सड़कें किसकी बनी होती थी, सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, लेकिन मिट्टी की बनी इन सड़कों के किनारे दुकान लगाने के लिए अलग से चबूतरे भी बने होते थे। मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई थी वो 9.15 मीटर देखने को मिलती थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां भी बनाई जाती थी, मतलब उन्नत जल निकासी की भी व्यवस्था सैंधो सभ्यता के नगरों में देखने को मिलती थी। बड़ी ईंटें, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर की चटाइयों से ढका जाता था। नालियों में स्थान स्थान पर गड्ढे बने हुए थे और गड्ढे बने होने का उद्देश्य ये था कि जो उसमें आप कह सकते हो कि जो वेस्ट जाता है वो एक जगह इकट्ठा हो सके उसी गड्ढे में और बाद में उसको निकालकर सफाई की जा सके। ठीक है, प्रायः जो मकान होते थे वो कितने मंजिला होते थे, प्रायः जो भी मकान देखने को मिलते हैं इन सभ्यताओं में वो 2 मंजिला मकान देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसके अतिरिक्त लोथल एवं रंगपुर में भी भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ है। एक मकान में प्रायः एक आंगन जिसके 3 या चारों ओर कमरे, स्नान घर, रसोई और एक कुआं हुआ करता था। मकान में सड़क की ओर कोई खिड़की नहीं होती थी। मकान की खिड़कियों एवं दरवाजे गलियों में खुलते थे। ये भी फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। देखो ये मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जैसे यूपीएससी की बात करते हो तो वहां पे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्योंकि आपके यहाँ मुख्य परीक्षा के संदर्भ में ये है नहीं, मुख्य परीक्षा के संदर्भ में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं, इसलिए इन फैक्टों के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ बोला गया है धौलावीरा तथा वरनौली में दीवार से घिरा एक ही टीला है जो आंतरिक रूप से 3 अथवा 4 दीवार से घिरे क्षेत्रों में विभाजित है। धौलावीरा में नगर के प्रवेश द्वार द्वार पर एक बड़ा उत्कीर्ण लेख मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक के प्राप्त लिखावट के आकार में सबसे बड़े नमूने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि धौलावीरा के नगर के प्रवेश द्वारा जो एक लेख मिला है, ऐसा लेख अन्य किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखने को मिलता है घर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली ईंटों का सामान्य आकार 7.5 × 15 × 30 सेंटीमीटर होता था। इस पर भी आपको नहीं जाना है, जब मुख्य परीक्षा की बात होती है तब वहां पे आपको इसका ध्यान रखना होता है। लेकिन हाँ, ईंटों की मोटाई से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो ईंटों की मोटाई की जब बात आती है तो इसको आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब आप ईंटों की मोटाई की बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि सैंधो सभ्यता में जब आप ईंटों की मोटाई की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 1:2:4 के अनुपात में ये देखने को मिलता है। मतलब मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात था ईंटों का वो 1:2:4 का होता था। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आज बात आती है अब सामाजिक जीवन की। हड़प्पा सभ्यता के समय सामाजिक जीवन की बात आती है। आइए देख लेते हैं सामाजिक जीवन। हालांकि ये मुख्य परीक्षा के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहां भी ये सेक्शन मुख्य परीक्षा में है, लेकिन जहां पे नहीं है तो वहां पे आपको सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में ही देखना है। जो भी फैक्ट है एक एक करके आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है कि सैंधो समाज को 4 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्गों में।
ये 4 वर्ग कौन हुआ करते थे? विद्वान हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे और शिल्पकार एवं श्रमिक हुआ करते थे। तो सैंधव सभ्यता में जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार एवं श्रमिक वर्ग हुआ करता था। नवीन मतानुसार समाज के 3 वर्ग थे। जो नवीन मत इस समय है उनके आधार पर यदि हम बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि समाज के 3 वर्ग हुआ करते थे सैंधव सभ्यता में। पहला था विशिष्ट वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग तथा तीसरा था निर्बल वर्ग। तो दोनों आपको याद रखना है। नवीन मत के अनुसार 3 वर्ग हुआ करते थे, विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निर्बल वर्ग। और सामान्य रूप से यदि हम देखें जो प्राचीन जो जानकारी है, जो पुरानी जानकारी है, उसके आधार पर यदि हम बात करें तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार एवं श्रमिक वर्ग में ये समाज विभक्त होता था। समाज की जो इकाई थी ये परिवार हुआ करती थी और परिवार मातृसत्तात्मक होते थे। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कि सैंधव सभ्यता में जब आप बात करते हो इकाई की तो परिवार की इकाई हुआ करती थी, लेकिन परिवार मातृसत्तात्मक हुआ करते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समाज में जैसे आप देखते होंगे कि बाद के वर्षों में, विशेष रूप से आधुनिक काल में आप देखते होंगे कि सती प्रथा, प्रदा प्रथा आदि देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ भी सैंधव सभ्यता के समय देखने को नहीं मिलता है। मतलब सती प्रथा, प्रदा प्रथा आदि जो सामाजिक बुराइयां थी ये सैंधव सभ्यता में आपको देखने को नहीं मिलती है। दास प्रथा का प्रचलन संभवतः नहीं था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मनोरंजन के प्रमुख साधन के रूप में यदि हम बात करें तो पासा खेलना था, शिकार तथा मछली मारना आदि अन्य साधन थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। बस्तियों के आकार तथा उनकी अनुमानित जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम कंकाल अवशेष मिलने से यह स्पष्ट होता है कि शवदाह भी किया जाता था तथा कुछ अन्य समुदाय शवों को दफनाते भी थे। मतलब ये चीजें सैंधव सभ्यता में भी देखने को मिलती है कि जो लोग थे उनको अलग अलग अंतिम संस्कार को लेकर उनकी अलग अलग परंपराएं थी, क्योंकि जिस हिसाब से बस्तियां मिली हैं उस हिसाब से मानव कंकाल नहीं मिले हैं। और इस आधार पे लोग मानते हैं कि उस समय भी समाज के कुछ वर्गों में ये परंपराएं रही होंगी कि जो भी जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता था उसमें दफनाने के साथ साथ जो है वो शवदाह भी किया जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें उस समय में प्रचलित थी। आर्थिक जीवन की बात आती है सैंधव सभ्यता में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। ठीक है, अब जब कृषि की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि सैंधव सभ्यता में कुल 9 फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य मिलता है। पहला फैक्ट, सैंधव सभ्यता में कुल 9 फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ये पहला फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जौ, गेहूं, चावल, धान, सरसों, राई, तिल, चना, कपास, मटर तथा ब्रासिका, जुनसी जैसे बिना पहचानी गई फसलें भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिला के सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इसमें 9 फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य मिला है। और इन प्रमुख फसलों में यदि हम बात करें तो जौ, गेहूं, चावल, सरसों, तिल, चना, कपास और मटर तथा ब्रासिका, जुनसी जैसे फसलें इनमें शामिल हैं। इन प्रमुख फसलों के अतिरिक्त बाजरा, रागी, ज्वार एवं कोदो के भी सीमित साक्ष्य मिलते हैं। तो सैंधव सभ्यता से इन तीनों के भी जो सीमित साक्ष्य हैं वो मिले हैं। खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के फल युक्त हल का प्रयोग किया जाता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के फल युक्त हल का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें देखते हैं तो देखने को मिलता है कि कृषि में पत्थर तथा कांस्य धातु के बने उपकरणों और औजारों का प्रयोग होता था। सिंचाई के साधन जलाशय तथा कुएं थे। नहरों द्वारा सामान्यतः सिंचाई का साक्ष्य नहीं मिला है। तो सिंधु सभ्यता की जब बात करते हो तो नहरों के सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि होती थी, कृषि पूर्णतः जलाशय और कुएं के सिंचाई पर आधारित हुआ करती थी, इन्हीं पर निर्भर हुआ करती थी। अब अगली बात आती है पशुपालन की। तो आइए देख लेते हैं पशुपालन के संदर्भ में। पशुपालन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे बैल, भेड़, बकरी, भैंस, बिल्ली, सुअर, कुत्ते और गधे। ये आपको पता होना चाहिए। घोड़ा नहीं पाला जाता था, यद्यपि उसका अस्तित्व था। याद रखिएगा,
कि सिंधु सभ्यता में जो घोड़ा था ये पाला नहीं जाता था, लेकिन इसका अस्तित्व था, क्योंकि लोथल हो गया, सुतकोतदा हो गया, कालीबंगा हो गया, यहाँ से आपने देखा कि घोड़े की जो अस्थियां हैं वो मिली हैं। तो घोड़े की अस्थियां मिली हैं, इस कारण से ऐसा बोला जाता है कि घोड़े का अस्तित्व तो था, लेकिन घोड़े को पाला नहीं जाता था। लोथल में घोड़े की मिट्टी की आकृतियां पाई गई हैं, यद्यपि किसी मुद्रा पर घोड़े का कोई स्पष्ट चित्र अभी तक नहीं मिला है। मिट्टी की आकृतियां तो मिली हैं, लेकिन किसी भी मुद्रा पर जो है वो घोड़े का चित्र नहीं मिला है। कुछ विद्वानों के मतानुसार सुतकोतदा के लोग घोड़े से परिचित थे। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जब आप बात करोगे, घोड़े की आप बात करोगे, तो घोड़े का अस्तित्व तो था, लेकिन इसको पालतू पशु के रूप में नहीं रखा जाता। ठीक है, अगला है, बात हम कर रहे हैं मुद्राओं पर। हमने देखा कि मुद्राओं पर जो है वो घोड़े का कोई भी अभी तक हमें साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन जब मुद्राओं की बात करते हैं तो मुद्राओं पर भेड़ हो गया, बकरियां हो गई, कुकुदमान हो गया, कुकुदमान सांड हो गया, भैंस हो गया, हाथी आदि के चित्र मिलते हैं। तो याद रखिएगा, मुद्राओं पर जब बात करते हो तो यहाँ पे ना तो किसी गाय का चिन्ह अंकित देखने को मिलता है और ना ही घोड़े का चिन्ह अंकित देखने को मिलता है। सिर्फ भेड़, बकरियां, कुबड़दार सांड, भैंस और हाथी के चित्र मुद्राओं पर सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। चित्तीदार हिरण, सांभर, पांडा, जंगली सुअर आदि की अस्थियां भी मिली हैं, जिनका भोजन के लिए शिकार किया जाता था। तो यह भी आपको याद रखना है कि भोजन के लिए इस समय के जो लोग थे वो चित्तीदार हिरण, सांभर, पांडा, जंगली सुअर आदि का शिकार करते थे। इनके बारे में जानकारी मिली। अगला है, ऊंटों की अस्थियां भी मिली हैं, किंतु किसी भी मुद्रा पर ऊंट का चित्र नहीं मिला है। याद रखिएगा, ऊंटों की अस्थियां भी मिली हैं, किंतु किसी भी मुद्रा पर ऊंट का चित्र नहीं मिला है। खाने के लिए अनेक प्रकार की मछलियां तथा चिड़ियां पकड़ी जाती थी। ठीक है, अब बात आती है उद्योग तथा तकनीकी। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता में कौन से उद्योग थे जो उत्कृष्ट अवस्था में थे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इस समय कताई एवं बुनाई जो है ये प्रमुख व्यवसाय हुआ करते थे। तो सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख व्यवसाय था वो कताई एवं बुनाई का हुआ करता था। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, तथापि औजार, बर्तन, हथियार आदि बनाने के लिए अधिकांशतः शुद्ध तांबे का ही प्रयोग किया जाता था। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना है कि तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, तथापि औजार, बर्तन, हथियार बनाने के लिए अधिकांशतः शुद्ध तांबे का ही प्रयोग किया जाता था। औजार और हथियार जो थे ये सरल किस्म के थे, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। शीशे के बाट तथा छोटी छोटी तस्तरियां बनाई जाती थी। सोने तथा चांदी के आभूषण भी बनाए जाते थे। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि शीशे के बाट तथा छोटी छोटी तस्तरियां भी बनाई जाती थी। सोने और चांदी के आभूषण भी इस समय बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि हड़प्पा वासियों की जो कारीगरी थी उसके सर्वोत्तम उदाहरण जो हैं वो 10 सेंटीमीटर तक लंबे ढोलकाकार इंद्रगोप मनके हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मोहरे हो गई, मनके हो गई, कंगन, बटन, पात्र आदि बनाने के लिए शेरखंडी का प्रयोग किया जाता था और कांचली मिट्टी से बनी पशु आकृतियां, मनके, ताबीज तथा मुद्रांक भी मिले हैं। ईंट बनाना भी इस समय का प्रमुख व्यवसाय था और ईंट बनाने के लिए जो आप कह सकते हो मानक था 1:2:4 का होता था। ये अभी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अगला है, बर्तन जो होते थे बर्तन पाक पर बनाए जाते थे, जिनकी जो आप कह सकते हो सतह होती थी उसकी यदि हम बात करें तो जो सतह होती थी उसकी चमकीली लाल सतह एवं काले रंग से विचित्र होती थी। ठीक है, और इसके बाद आपको अगला देखने को मिलता है सुक्ति शिल्प, जिसको बोलते हैं सेल वर्क। तो सुक्ति शिल्प या सेल वर्क भी एक उन्नतशील उद्योग था इस समय में। इससे कटोरे, कलछियां तथा खेल की गोटियां बनाई जाती थी। हड़प्पाई लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ है। तो याद रखना है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान था तो आप बताओगे
कि हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे के ज्ञान से ये परिचित नहीं थे। व्यापार तथा वाणिज्य की बात आ जाती है। व्यापार तथा वाणिज्य की यदि हम बात करें इसमें, तो आपको देखने को मिलता है उद्योग तकनीक हमने देखा, उद्योग तकनीक के बाद व्यापार और वाणिज्य की बात आती है। इसमें आपको देखने को मिलता होगा कि जो कृषि उपज है, क्योंकि कृषि एक प्रमुख व्यवसाय था, औद्योगिक कच्ची सामग्री, ताम्र खनिज, रत्न, उपरत्न आदि का व्यापार किया जाता था। धातु की निर्मित वस्तुएं, विशेषतः पात्र, तवे, कढ़ाइयां, हथियार आदि रत्नों, उपरत्नों, स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों का विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता था। ठीक है। आंतरिक एवं विदेशी दोनों व्यापार उत्कर्ष अवस्था में थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली आपने निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पढ़ा होगा, तो शुरुआत ही यहीं से होती है कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। तो इसकी जो शुरुआत थी वो व्यापार जो हुआ करता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। यह आपको पता होना चाहिए। जिनको वस्तु विनिमय प्रणाली ना पता हो उनको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस समय जो भी आप व्यापार करते थे वो पैसे से नहीं होता था, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को आप खरीदते थे। एक वस्तु देते थे, उसके बदले दूसरे वस्तु खरीदी जाती। ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु संभवतः सूती वस्त्र थी। आंतरिक व्यापार में गांव से खाद्य सामग्री के बदले सूती वस्त्र तथा धातु निर्मित गांवों को भेजी जाती थी। तो जैसे वस्तु निर्मित प्रणाली में होता है कि एक वस्तु के से आप एक्सचेंज कर दूसरी वस्तु लेते हो, तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गांवों से जो रॉ मटेरियल होते थे, विशेष रूप से खाद्य सामग्री, और खाद्य सामग्री के बाद जो रॉ मटेरियल होते थे वो मंगाए जाते थे और बदले में उनको सूती वस्त्र और जो धातुएं होती थी वो भेजी जाती थी। विदेशी व्यापार की यदि हम बात करें तो सैंधो सभ्यता में विदेशी व्यापार की भी बात आती है। सैंधो सभ्यता में ऐसा बोला जाता है कि सैंधो सभ्यता में विदेशी व्यापार उत्कृष्ट अवस्था में था। इनका व्यापार मुख्यतः मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, बहरीन द्वीप तथा मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से था। ये आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं की यहाँ पे लिस्ट है। तो आइए देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख वस्तुएं कहाँ से आयात की जाती थी, क्योंकि कई बार परीक्षा में क्या होता है यही देके मैच करने को, मिलान करने को बोल दिया जाता है। अब इसमें यदि देखेंगे तांबा की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहली बात तांबा की करते हैं। तो तांबा के संदर्भ में आपको बता दें कि इसका जो आयात स्थल था वो था खेतड़ी की खाने, बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान, याद रखना है। ठीक है। टेक्कल कोटा क्षेत्र, ये भी इसी का आप कह सकते हो जुड़ा हुआ था। तो तांबा मुख्यतः जो है राजस्थान, बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से जो है आयात किया जाता था। सोना की यदि हम बात करें तो टेक्कल कोटा क्षेत्र बोलते हैं, कर्नाटक में है, तो कर्नाटक से आयात किया जाता था। इसके बाद आता है चकमक के फलक। चकमक के फलक की यदि हम बात करें तो यह रोहिणी की पहाड़ियां हैं, यहाँ से इसका आयात होता था। फिर बात आती है लाजवर्द की। लाजवर्द की यदि हम बात करें तो कश्मीर तथा अफगानिस्तान से इसका आयात किया जाता था। तो चार हमने प्रमुख वस्तुओं को देखा कि इनके क्षेत्र कौन से थे। फिर बात आती है अन्य वस्तुओं की। अन्य वस्तुओं में जैसे टिन आ गया, चांदी हो गया, सीसा हो गया, इंद्रगोप हो गया, कार्नेलियल मनके हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्नेलियल मनके की। तो इसके बारे में आपको बता दें कि इसका आयात गुजरात तथा सिंध प्रांत से होता था। इंद्रगोप की बात करें तो इसका आयात सौराष्ट्र से हुआ करता था। सेल खड्डी की बात करें तो इसका आयात बलूचिस्तान से हुआ करता था। सीसा की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत, अफगानिस्तान एवं ईरान से इसका आयात हुआ करता था। चांदी की यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान एवं राजस्थान की जावर व अजमेर की खानों से इसका आयात हुआ करता था। और यदि हम टिन की बात करें तो टिन का आयात जो है वो अफगानिस्तान से हुआ करता था। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में मैचिंग को दे दिया जाता है कि ये संबंधित क्षेत्र हैं और ये संबंधित क्षेत्र से आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं, इनको आप मिलान कीजिए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, जरूरी है कि ये फैक्ट आपको रटे होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला देखने को मिलता है अभी तीन अन्य स्थानों से कुछ वस्तुएं आयात की जाती थी, जैसे फिरोजा और हरितास्म ईरान से इसका आयात होता था। जगमुमड़ी महाराष्ट्र से इसका आयात होता था। और गोमेद सिक्त या
सिक्त स्फटिक, इसका आयात तो सौराष्ट्र या गुजरात से होता था। गोमेद सिक्त स्फटिक, इसका आयात सौराष्ट्र या गुजरात से हुआ करता था। विशेष तथ्यों की यदि बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि हड़प्पाई लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वो इराक तथा मिस्र से था। बहरीन तथा दिलमुन तथा आप कह सकते हो दिलमुन या तुलमुन संभवतः विदेशी व्यापार में बिचौलिए की भूमिका निभाता था। ठीक है। सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध का एक अभिलेखीय साक्ष्य भी मिला है। यहाँ के शासक सारगोन के मिट्टी की पट्टियों पर अंकित अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ के उर नगर के व्यापारियों का संबंध दिलमुन अथवा तिलमुन, जिसको मगन बोलते हैं, ओमान से संबंधित क्षेत्र है, वहां से था। तो आप इतना याद रखिए कि सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंधों का साक्ष्य एक अभिलेख से हमें मिला है, सिंधु सभ्यता से संबंधित, जो हमें याद रखना है। तो यहाँ से हमने देखा कि व्यापार तथा वाणिज्य जो था वो उत्कृष्ट अवस्था में था। जैसे हम घरेलू व्यापार करते थे, इसी तरह से विदेशी व्यापार भी उस समय उत्कृष्ट अवस्था में था। घरेलू व्यापार के लिए जहाँ राजस्थान महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात था, वहीं जब विदेशी व्यापार की आप बात करते हो तो विदेशी व्यापार के संदर्भ में आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ईरान के साथ साथ अभी हमने देखा अफगानिस्तान, ईरान के साथ साथ पाकिस्तान हमने देखा, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र हमने देखा। तो यहाँ से भी चीज़ें आयात की जाती थी। अब बात आती है माप तौल कि हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाई क्या थी, किस आधार पे माप तौल किया जाता था। और आप जानते हैं कि जब बात करते हो हड़प्पा की तो मिस्र और इराक से भी इनका जो व्यापार था वो उत्कृष्ट अवस्था में था। माप तौल की यदि हम बात करते हैं तो हड़प्पा काल में गणना हेतु 16 के गुणकों का प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा, हड़प्पा काल में गणना हेतु 16 के गुणकों का प्रयोग किया जाता था। और हड़प्पा काल में गणना हेतु याद रखना है 16 के गुणकों का प्रयोग किया जाता था। ये आपको याद होना चाहिए। आपको बता दें कि भले ही 16 के गुणकों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस समय काल के जो अधिकांश वाट हुआ करते थे उनकी यदि हम बात करें तो ये घनाकार हुआ करते थे। अधिकांश जो बाट हुआ करते थे ये घनाकार हुआ करते थे, घनाकार बाट देखने को मिलते थे। और इसके साथ साथ यद्यपि हम बात करें तो वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार बाट भी देखने को मिलते थे, लेकिन अधिकांश बाट जो थे वो घनाकार थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी बाट सिर्फ घनाकार ही थे, अन्य प्रकार के भी बाट देखने को मिलते थे जिनमें वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार बाट शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर बाट जो हैं वो इसी तरह के देखने को मिलते थे। अब बात आती है धार्मिक जीवन की। ठीक है, धार्मिक जीवन की यदि हम बात करें इस समय में कि भाई सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, तो सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है कि सिंधु काल में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी और इनको उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। तो अधिकांश जो आप कह सकते हो पूजा जो होती थी वो मातृ देवी की होती थी और इनको उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। निष्कर्षता यहाँ से क्या परिणाम निकलता है उसकी यदि हम बात करें तो निकलता है कि बहुसंख्यक नारी मृण मूर्तियों का मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर पर स्त्री का उल्टा चित्र बना है जिसके गर्भ से एक पौधा प्रस्फुटित होता है और यह बताता है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इससे जिक्र हो रहा है पृथ्वी का। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और इस आधार पे जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे मृण मूर्तियां हो गई, इस पौधे का साक्ष्य हो गया, तो इसके आधार पे बोला जाता है कि उस समय आप जो सत्ता रही होगी वो मातृ सत्तात्मक रही होगी और ज़्यादातर जो धार्मिक जीवन था उसमें भी मातृ देवी की ही पूजा की जाती थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ तीसरा जो जिस आधार पे हम ये कह सकते हैं वो है कि सभी कृषक समाजों में उर्वरा शक्ति को प्राथमिकता दी गई है। अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ साथ सांस्कृतिक तुलना के आधार पर भी यह कहा जा सकता है। और बाद में हिंदू धर्म में देवी पूजा पर दिए गए बल एवं उसकी लोकप्रियता के आधार पर भी यह बोला जाता है कि इस समय की जो सत्ता थी वो मातृ सत्तात्मक थी और साथ ही साथ मातृ देवी की यहाँ पे पूजा की जाती थी। सिंधुकालीन दूसरे प्रमुख देवता की बात करें तो पशुपत शिव जो है ये दूसरे प्रमुख देवता के रूप में थे। इनके प्रमाण की यदि हम बात करें तो देखने को मिलता है
कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी की आकृति बनी हुई है। मार्शल ने इसका तादात्म्य से संबंध स्थापित किया है। वहीं दूसरी तरफ मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मिट्टी की एक मुहर पर योगासीन मुद्रा में बैठी हुई मानवाकृति के दोनों ओर पुरुष हाथ जोड़े खड़े हैं। इन पुरुषों के शरीर के पीछे नाग में फन दिखलाए गए हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पे भगवान शिव की बात हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें और भी देखने को मिलता है कि वृक्षों की उनकी प्राकृतिक अवस्था में अथवा उनमें रहने वाली आत्माओं के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, हड़प्पा कालीन जो देखने को मिलता था, उसमें देखने को मिलता था कि हड़प्पा वासी लिंग और योनि के प्रतीकों की भी पूजा करते थे। इसके भी साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, तंत्र मंत्र में भी ये विश्वास करते हैं, इसके भी साक्ष्य देखने को मिले हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पशु पूजा का भी साक्ष्य मुद्राओं पर देखने को मिलता है। मिट्टी की कुछ वस्तुएं हैं, वहां पर भी पशु पूजा का साक्ष्य देखने को मिलता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश मुहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्रण देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो हम धार्मिक जीवन की यदि हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि धार्मिक जीवन में जहाँ पे पुरुष देवता के का भी आप कह सकते हो अंकन देखने को मिलता है, उनकी भी पूजा की जाती थी, उनकी भी आराधना की जाती थी। वहीं मातृ देवी की पूजा या आराधना सबसे प्रमुख आप कह सकते हो धार्मिक कार्य था। और इसके साथ साथ यह भी देखने को मिलता है कि पशु पूजा के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार के आप कह सकते हो कि तीनों प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। पशु पूजा के भी साक्ष्य हैं, पुरुष देवता की भी पूजा की साक्ष्य है, और मातृ देवी की भी पूजा की साक्ष्य सैंधो सभ्यता से मिले हैं। आगे बात आती है सैंधो कला की। सैंधो कला में यदि हम बात करें कि क्या चीज़ें हैं, सैंधो कला में सबसे पहले देखने को मिलता है प्रमुख अंग। उसमें यदि हम बात करें मूर्तियां हो गई, मोहरे हो गए, मनके हो गए, और ताम्र पट्टिकाएं होगी, मृद भाड़ हो गए। इसमें आपको देखने को मिलता है पत्थर, धातु एवं मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदाड़ो से योगी की आवक्ष मूर्ति तथा हड़प्पा से 2 छोटी मूर्तियां भी मिली हैं। पत्थर की मूर्तियों में हड़प्पा से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से बना युवा पुरुष का धड़ तथा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त खंडित पुरुष की जो मूर्ति है वो प्रमुख है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कला की बात हो रही है, सैंधो कला की बात हो रही है, इसको देख लेते हैं। कुछ फैक्ट इसमें और हैं जो हमें देखना है। जैसे धातु मूर्तियों में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त 10.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्रमुख है। दैमाबाद से जानवरों की कांस्य मूर्तियां भी मिली हैं। कांस्य मूर्तियां बहुत कम पाई गई हैं। इसके साथ साथ मोहनजोदाड़ो हो गया, चाहुंदड़ो हो गया, लोथल तथा कालीबंगा से कांस्य मूर्तियां मिली हैं। तो याद रखना है, सिंधु सभ्यता में कांस्य मूर्तियां जो हैं मिली तो हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिली हैं, बहुत कम साक्ष्य कांस्य मूर्तियों के मिले हैं। प्रमुख पशु मृण मूर्तियों की यदि हम बात करें तो इसमें बैल, भैंसा, गैंडा, कछुआ, घड़ियाल, बंदर, बकरा, खरगोश आदि हैं। कुबड़ वाले तथा बिना कुबड़ वाले दोनों प्रकार के बैलों की मूर्तियां भी मिली हैं। गाय एवं घोड़े की मृण मूर्तियां सैंधो सभ्यता में देखने को नहीं मिली हैं। सिर्फ इनके चित्रों की आप कह सकते हो या इनकी चित्रकारी आपको देखने को मिलती है, वह भी मृद भाड़ों पर देखने को मिलती है। मनके की यदि हम बात करें तो सेल खड़ी, कांचली मिट्टी, शंख, सीफ, हाथी दांत, सोने, चांदी मिट्टी के प्राप्त हुए हैं। मनका बनाने का जो कारखाना था वो चाहुदड़ो एवं लोथल में था। तो चाहुदड़ो एवं लोथल में क्या था? मनका बनाने का कारखाना था। फिर बात आती है मृद भाड़ की। मृद भाड़ के संदर्भ में हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, उसको हम देख लेते हैं। बात हो रही है मृद भाड़ की, तो मृद भाड़ के संदर्भ में याद रखना है कि इस काल में गुलाबी एवं लाल मृद भाड़ प्रचलित थे सैंधो सभ्यता में। यह प्रायः गुलाबी रंग के मृद भाड़ों पर काली रेखाओं से बने चित्रों द्वारा सज्जित हुआ करते थे। मोहनजोदाड़ो से एक विशेष कोटि का चमकीला धूसर मृद भाड़ भी प्राप्त हुआ है, जिस पर जामुनी रंग के लेप की विशिष्ट उपकारी ग्लेलिंग की गई है। यह संभवतः उपकारी का विश्व में सबसे प्रथम प्रमाण होगा। ठीक है, लिपि की यदि हम बात करें तो दाईं से बाईं लिखी जाने वाली लिपि देखने को मिलती है, जिनमें 400 से 500 संकेत देखने को मिलते हैं, और यह भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी, जिसी के कारण अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है निर्जातियों के बारे में।
तो इतिहासकारों का एक वर्ग है जो ये कहता है कि अधिकांश हड़प्पाई लोग द्रविड़ निर्जाति से थे, और अन्य इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि आर्द्र, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन प्रकार की प्रजातियां भी इस समय रहती थी। पत्तन की यदि हम बात करें तो पत्तन के संदर्भ में याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं, जिनमें सिंधु नदी की बाढ़ अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल ने इसको बताया था कि भाई पर्यावरणीय ह्रास के कारण इसका जो पतन हुआ है वो हुआ है। तो इनका पतन क्यों हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पत्तन की यदि हम बात करें तो याद रखना है, लोथल स्थल जो था एकमात्र पत्तन था सिंधु सभ्यता का भोगवा नदी के तट पर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पतन के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और ये जो अलग अलग मत हैं ये आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आपको उसी तरह से देखना है। जैसे एक विद्वान है जिनका नाम है अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल। अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु नदी के बाढ़ आई, और उस बाढ़ के कारण ये जो पूरी सभ्यता थी ये पूरी की पूरी सभ्यता प्रभावित हुई, और पर्यावरणीय ह्रास के कारण जो है इस सभ्यता का अंत हुआ। वहीं दूसरा है मार्टिन व्हीलर, स्टुअर्ट पिगेट और मैके तथा गार्डन चाइल्ड बताते हैं कि आर्य आक्रमण हुआ, और आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं नाम ऑरेल स्टीन का। ऑरेल स्टीन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। फिर इसके बाद नाम आता है आरएल राइक्स और एच.टी. लैम्ब्रिक, और साथ ही साथ है एम.आर. साहनी का। इन्होंने बताया कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, सिंधु सभ्यता नष्ट हुई, ठीक है। इसके साथ साथ अगला आपको देखने को मिलता है W.F. अल्ब्राइट, और W.F. अल्ब्राइट ने बताया कि विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। और लास्ट में बात आता है K.U.R. कैनेडी, महत्वपूर्ण भी है। K.U.R. कैनेडी ने बताया कि महामारी के चलते इस सभ्यता का अंत हुआ। तो इसमें आपने देखा कि अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, और इतनी विशाल सभ्यता के पतन है तो आप सब भी जानते हैं कि कोई एकमात्र कारण उत्तरदायी नहीं हो सकता है। स्पष्ट है कि इस सभ्यता के पतन के लिए एक से ज़्यादा कारक जिम्मेदार थे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यह सभ्यता बड़े क्षेत्र में विकसित थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में। तो एक कारण इसका नहीं हो सकता पतन का, एक से अधिक कारण इसके पतन के थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि हड़प्पाई जो लिपि है ना पढ़े जाने के पीछे उसका जो प्रमुख कारण बताया जाता है, वो बोला जाता है कि पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के पतन से जुड़े राजनीतिक या सामाजिक आयामों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर मात्र इतना हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वस्तुतः नगरीकरण के क्रमिक अथवा आकस्मिक पतन की कहानी है, जिसमें एक नगर विहीन काल की पूर्व पीठिका तैयार की। इसे ही उत्तर हड़प्पा काल के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद बात आती है उत्तर हड़प्पाई संस्कृतियों की, और उत्तर हड़प्पाई संस्कृतियों में आप देखते होंगे कि सबसे पहले देखने को मिलता है कि उत्तर हड़प्पाई सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। और ये जो 3 भाग हैं इसमें यदि हम बात करें तो देखने को मिलता है उत्तर भारतीय उत्तर हड़प्पाई संस्कृति का क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब के पाकिस्तानी भाग शामिल हैं। दूसरा देखने को मिलता है गुजरात तथा महाराष्ट्र, और तीसरा देखने को मिलता है बलूचिस्तान, ठीक है। अब इसमें आपको देखने को मिलता है कि ये संस्कृतियां विभिन्न क्षेत्रों की तात्कालिक ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के साथ परस्पर संपर्क तथा आदान प्रदान करती रही हैं। उत्तर हड़प्पाई संस्कृति की जब बात करते हैं तो इसकी अवशिष्ट जो विशेषताएं हैं उनमें मृद भाणों के कुछ रूप, कांस्य उपकरण, मनके तथा अन्य छोटी वस्तुएं हड़प्पाई सभ्यता के साथ संपर्क संबंध प्रदर्शित करती हैं। तो ये तो बात हो गई इस पूरी सभ्यता के बारे में, जहाँ पे चर्चा समाप्त होती है। लेकिन ये लिस्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये लिस्ट क्या कहती है? ये लिस्ट आपको बताती है स्थलों के बारे में, उनकी उत्खननकर्ता के बारे में बताती है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे
हड़प्पा सभ्यता की यदि बात करें तो आप देखते होंगे हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है और इसका जो खोज हुआ था वर्ष 1921 में हुआ था। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा इसकी खोज की गई थी। वर्तमान समय में बात करें तो पंजाब प्रांत जो साहिवाल प्रांत था पूर्व में, ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अगला है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की बात करें सिंधु नदी के तट पर थे। वर्ष 1922 में इसकी खोज की गई थी और राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। अगला आता है चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो की बात करें सिंधु नदी 1931 में खोज हुई, नानी गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की। ठीक है, और बाद में मैके ने 1936 में यहाँ पे उत्खनन कराया। अगला नाम आता है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 1952 में खोज हुई यहाँ पे और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। 1961 में बीबी लाल एवं बी के थापर ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य आरंभ कराया। अगला स्थान आता है कोट देजी, सिंधु नदी के तट पर है। 1953 में इसकी खोज हुई, फजल अहमद द्वारा इसकी खोज की गई। इसके बाद अगला नाम आता है रंगपुर। रंगपुर की बात करें तो भादर नदी के तट पर स्थित है और एस.आर. राव द्वारा इसकी खोज की गई है। अगला नाम देखने को मिलता है रोपण। रोपण की बात करें तो ये सतलज नदी के तट पर है और इसकी खोज की बात करें तो 1950 से 1955 में इसकी खोज की गई और 1950 में बीबी लाल द्वारा ये खोजा गया। ठीक है, लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के तट पर एस.आर. राव से संबंधित है। आलमगीरपुर की बात करें हिंडन नदी के तट पर यज्ञदत्त शर्मा इससे संबंधित है। बनावली की बात करें तो रंगोई नाला से संबंधित है। ठीक है, और रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई। इसी साथ धौलावीरा भी है। धौलावीरा मनसर व मनहर नाला क्षेत्र से संबंधित है और इसकी भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा या R.S. बिष्ट द्वारा की गई, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में है, आप जानते हैं। चिनाब नदी के तट पर है और 1982 में इसकी खोज की गई J.P. जोशी और मधुबाला द्वारा। दैमाबाद की बात आती है तो परवरा नदी के तट पर है। M.N. देश पांडे द्वारा इसकी खोज की गई। इसके बाद बात आती है सुत कोंगेडोर, दास्क नदी के तट पर है और R.L. स्टाइन द्वारा इसकी खोज की गई। और भगवानपुरा जो क्षेत्र है वो सरस्वती नदी के तट पर है और J.P. जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। तो ये कुछ स्थल थे जिनके बारे में आपने देखा, मतलब सैंधो सभ्यता से जुड़े हुए जो फैक्ट थे उनकी चर्चा यहाँ पे हमने की और सैंधो सभ्यता से जुड़े हुए स्थलों की चर्चा आपने यहाँ पे देखी। आगे जो चर्चा देखने को मिलेगी वो अगला जो आपको देखने को मिलेगा, हालांकि वैदिक काल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वैदिक काल से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, इसलिए अभी वैदिक काल की चर्चा मैं नहीं करूँगा। वैदिक काल के स्थान पे हम आगे बढ़ेंगे और हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों से अपनी शुरुआत अब करेंगे और उसमें विशेष रूप से जैन धर्म को हम देखेंगे, बौद्ध धर्म को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए हमारी परीक्षा में हमारे लिए प्रश्न बनते हैं, तो इनकी हम बात करेंगे। और इसके बाद फिर हम मौर्य काल पे आएंगे, गुप्त काल पे, और प्रयास यही रहेगा कि आपकी परीक्षा तक जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इतिहास के वो इस तर्ज पर भी समाप्त किए जाएं, क्योंकि चित्रात्मक प्रस्तुति हमने देखी है वो आपके चैनल पे पब्लिश है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी आपका क्विक रिवीजन होगा। तो इतनी चीज़ें थी आज की इस क्लास के लिए और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मोबाइल ऐप जो है, मोबाइल ऐप के एसटीडी मटेरियल के सेक्शन के अंतर्गत मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।